नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आप सबका स्वागत करता हूँ आर्यस फिल्म्स में। हमने पिछले 2-3 महीने में कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो इसके लिए आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया है, एक्चुअली साउंड के ऊपर बनाया है। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ डबिंग के ऊपर हम बना रहे हैं। तो आप सबको डबिंग सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि डबिंग यानी कि जो हम साउथ की फिल्में हिंदी में देखते हैं या हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में देखते हैं, तो उनमें जो डबिंग होता है वही एक्चुअली डबिंग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल फिल्में भी बनती है उनके लिए भी डबिंग की जाती है, डब किया जाता है। तो इस प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले डबिंग क्या होती है, तो आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डबिंग क्या होती है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जब कोई भी फिल्म शूट होती है तो शूटिंग के लोकेशन पे या सेट पे 200, 300, 100, 50 मतलब अलग अलग फिल्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं। तो अगर 100, 150, 200 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और अगर कुछ ऐसा हेवी काम चल रहा है तो बहुत सारी आवाज़ होती है। उसके बाद जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो डायलॉग बोलते हैं। तो जब वो डायलॉग बोलते हैं तो उसके साथ साथ जो आसपास जो काम चल रहा है उसका भी वॉइस, उसकी भी जो नॉइस होता है, आवाज़ होती है, वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है। और वो जो रिकॉर्ड हुई हुई वॉइस है वो हम डायरेक्टली फिल्म में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर वो हमने यूज़ की तो पूरा जो नॉइस उधर था सेट पे वो वैसा की वैसा फिल्म में आएगा। और हम उसे कितना भी क्लीन करें वो उतना ही अच्छी तरीके से नहीं आएगा जितने अच्छे तरीके से आज हम डब फिल्में या जब डबिंग करते हैं तो जैसे आर्टिस्ट की आवाज़ आती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डबिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए डबिंग की जाती है और डबिंग हर एक फिल्म में की जाती है। हर एक फिल्म में यानी कि जिस लैंग्वेज में फिल्म बन रही है उसी लैंग्वेज में भी अगर वो थिएटर में रिलीज़ करनी है तो भी डबिंग की जाती है। या फिर कोई फिल्म किसी दूसरे लैंग्वेज में है और वो किसी दूसरे लैंग्वेज में रिलीज़ करनी है तो भी डबिंग की जाती है। तो इन दोनों डबिंग में फ़र्क क्या होता है कि जो फिल्म, अगर कोई फिल्म हिंदी की फिल्म है और वो इसी लैंग्वेज में, मतलब हिंदी की अगर जैसे शाहरुख खान की फिल्म है और वो हिंदी में ही रिलीज़ होने वाली है, तो उस फिल्म के लिए शाहरुख खान खुद की आवाज़ डबिंग करते हैं। खुद की आवाज़ जो होती है वो स्टूडियो में आकर जो उन्होंने सेट पर डायलॉग बोले थे वो रेफरेंस रिकॉर्ड हुआ होता है, उसे देखकर फिर से वही डायलॉग स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो डबिंग हमें थिएटर में सुनाई देती है। इसलिए हमें वो बेस वाला आवाज़ या बहुत दूर या केओस में भी हो तो जो बेस होता है, वो जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है या वॉइस की जो क्लैरिटी होती है वो हमें थिएटर में सुनाई देती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब डबिंग करनी डबिंग करनी क्यों ज़रूरी होती है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन जो डबिंग करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, तो उनके लिए चैलेंज क्या होता है कि जो हम सेट पर है या कहीं फिल्म के रियल लोकेशन पे है तो वहाँ बहुत ज़्यादा केओस होता है। उस केओस की वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो रेफरेंस साउंड है वो रिकॉर्ड जब होता है तो उसमें भी बहुत सारा नॉइज़ होता है, बहुत सारी आवाज़ें होती है। तो उसे समझकर उनको डब करना होता है। और फिल्म जब शूट हो रही होती है तो और फिल्म जब डब हो रही होती है तो इन दोनों के बीच में 3 महीने, 4 महीने, कुछ फिल्मों में 6-6 महीने का अंतर होता है कि जब आप कोई पैच शूट करके आए या कोई पूरा शेड्यूल शूट करके आए, उसके बाद जब तक वो एडिट होकर डबिंग के लिए पहुंचेगी तब तक 4 महीने, 5 महीने निकल जाते हैं। तो इतना वक्त जब निकल जाता है तो आर्टिस्ट भी उस कैरेक्टर से बाहर आ चुका होता है। उसके जो वॉइस का जो उसका मॉड्यूलेशन है या वो जो उसने वहाँ सेट पे किया था, अब उस सारी चीज़ों से वो सारी टीम बाहर आ चुकी होती है। और सेट पे क्या होता है कि सेट पे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो माहौल बना हुआ होता है। तो जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है उसके लिए वो आसान हो जाता है उसी वक्त डायलॉग बोलना, उस इमोशन में बोलना और उसके वॉइस में वो इमोशन आना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब वही स्टूडियो में 4 महीने बाद एक सिर्फ माइक के सामने वो वीडियो देखकर कि किस तरीके से मैंने सेट पर बोला था उसी तरीके से जब उसे बाद में बोलना पड़ता है तब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सारा वैसा ही है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डबिंग करते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते जाओगे तो इसकी जो इसके जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इसकी सबकी डबिंग की,
तो वो सारी आपके ध्यान में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो आर्टिस्ट के लिए वही होता है कि रेफरेंस साउंड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसको वही इमोशन पकड़ने पड़ते हैं जो इमोशन उसने सेट पर उस सीन को परफॉर्म करते वक्त सब लोगों के सामने या उस माहौल में जो पकड़े होते हैं उसी इमोशन के साथ उसे वो परफॉर्म करना होता है स्टूडियो में माइक के सामने। सेम डायलॉग, सेम इंटेंसिटी, सेम पॉजेस, सेम लिपसिंग। तो ये सारा ध्यान में रख के वो फिर से परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो आवाज़ हमें थिएटर में सुनाई देती है। और जो दूसरी हम डबिंग सुनते हैं, यानी कि हॉलीवुड की फिल्में या साउथ की फिल्में या अलग अलग रीजनल लैंग्वेज की फिल्में जब कोई मेन स्ट्रीम चैनल पे या टीवी चैनल पे आती है तो फिर वो अगर दूसरी लैंग्वेज में डब होकर आती है तो उनके लिए क्या होता है कि वॉइस और आर्टिस्ट होते हैं या वॉइस के जो आर्टिस्ट होते हैं वो सारे आर्टिस्ट वहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर जो लीड आर्टिस्ट है, जो एक्टर है उस फिल्म में, ऑब्वियसली वो सारे जो भाषाएं हैं वो बोल नहीं पाते या सबको नहीं आती है। कुछ आर्टिस्ट है जो अपनी फिल्म में सारी भाषा में डब कर सकते हैं, कुछ को एक लैंग्वेज आती है, कुछ को 2 आती है, तो हर आर्टिस्ट को सारी लैंग्वेज नहीं आती। तो उस वक्त क्या किया जाता है कि उस आर्टिस्ट के जो कैरेक्टर है उस फिल्म में, उस कैरेक्टर के हिसाब से, उस बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कोई वॉइस और आर्टिस्ट चुना जाता है, कोई वॉइस आर्टिस्ट चुना जाता है या डबिंग आर्टिस्ट चुना जाता है जिसकी वॉइस उस आर्टिस्ट के लिए मतलब सूटेबल रहेगी और उसी की लगेगी। तो उस हिसाब से वो वॉइस जो है वो प्रोडक्शन या डायरेक्टर, वो प्रोडक्शन जो होता है जिनकी फिल्म है तो वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद उस आर्टिस्ट से उनकी डबिंग हो जाती है। तो वो जो डबिंग होती है उसके लिए क्या होता है कि पहले तो जिस लैंग्वेज में फिल्म है उसकी स्क्रिप्ट होती है, उसके बाद जिस लैंग्वेज में वो डब करनी है उस लैंग्वेज में डायलॉग लिखे जाते हैं और वो जो डायलॉग होते हैं वो प्रिसाइजली लिखने पड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे लैंग्वेज में पहले फिल्म रिकॉर्ड है तो उसके लिए क्या है कि उसके लिप्स भी मैच करने हैं, उसके इमोशन भी मैच करने, और अभी लैंग्वेज भी चेंज है और डायलॉग का जो लहजा होता है, जो पॉजेस होते हैं वो भी चेंज होते हैं। तो वो मैच करने में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है। तो बार बार डायलॉग लिखने पड़ते हैं, उनमें शब्द अलग अलग चुनने पड़ते हैं, कभी कोई शब्द ठीक तरीके से नहीं जाता तो उसके लिए उसके जो सिनोनिम्स है वो ढूंढने पड़ते हैं कि इस शब्द के लिए और क्या और क्या और क्या। तो ऐसा होता है। पहले कैसा होता था कि चैनल में जो हम डब फिल्में देखते हैं वो सिंपल से वहाँ से आते थे, एक बेसिक स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, डायलॉग का डायरेक्टली ट्रांसलेशन किया जाता था या डायरेक्टली जो मीनिंग निकलता है उसी तरीके से किया जाता था और वो डब किया जाता था। तो हमें थोड़ा सा मिसमैच लगता था। तो हमें मतलब आर्टिस्ट इमोशन कुछ अलग तरीके से बोल रहा है, डायलॉग कुछ अलग तरीके से आ रहा है, वो इमोशन इतना कनेक्ट नहीं हो पाता था, मैच नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि जो बड़ी फिल्में बन रही है वो अब इंडिया की सारी फिल्में कम से कम 5-6 लैंग्वेज में डब होती है और 5-6 लैंग्वेज में रिलीज भी होती है। तो अब जो मेकर्स होते हैं, जो फिल्म के जो मेकर्स है, वो खुद इस सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। वो खुद ही मतलब पूरे ध्यान देकर वो अलग लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके एक एक वर्डिंग पे काम करते हैं, वॉइस चुनते हैं उनके हिसाब से कि उस कैरेक्टर के लिए, उस फिल्म के लिए कैसा जाएगा। तो अब जो हम फिल्में थिएटर में जो डब हुई फिल्में आती है और वो जो देखते हैं तो वो फिल्में हमें इमोशन से भी हम कनेक्ट हो पाते हैं और हमें उनमें कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं लगता। और वो जिस बैकग्राउंड पे वो सेट है उसी बैकग्राउंड पे हमें वो ठीक लगती है, हमें वो कुछ मिसमैच नहीं लगता, कुछ गलत नहीं लगता जैसे हम टीवी पर जब पहली फिल्में देखते थे तो उसमें लगता था। हमने ये तो जान लिया कि फिल्में डब क्यों की जाती है। तो फिल्म डब करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आर्टिस्ट जब वहाँ सेट पर होते हैं तो वो पूरे एक माहौल में होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ आर्टिस्ट के लिए क्या हो जाता है कि पूरे माहौल में होने के कारण उनकी आवाज़ उतनी सही या बेस वाली या जिस तरीके के इमोशन की चाहिए उस तरीके से निकलेगी ऐसा नहीं होता, या निकलती है ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी पतली निकलती है या उस इमोशन में बहुत छोटी आवाज़ आती है, बहुत कम धीरे धीरे से बात करते हो तो बहुत धीरे आवाज़ आती है। तो वो सारे जो मतलब वो सारी जो खामियां है वो खामियां हम डबिंग में मतलब वो डबिंग में पूरी निकाल लेते हैं। और डबिंग में पूरी की पूरी आवाज़ बेस से लाउडर जो आवाज़ हमें चाहिए होती है थिएटर के लिए कि ऑडियंस को वो इम्पैक्ट आए, तो वो सारी चीज़ें डबिंग में आसान हो जाती है। तो जब हम फिल्म ऑन सेट या कोई अगर सिंग साउंड की जैसी फिल्में होती है तो सिंग साउंड की फिल्मों के लिए क्या किया जाता है कि जो सेट पर
जो रिकॉर्डिंग हम जो रेफरेंस के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है उसी तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन उसके लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो कुछ अलग तरीके के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि सेट पर पूरी तरह से साइलेंट रखा जाता है, कॉन्शियसली वो हमेशा हर टेक में साइलेंस रखा जाता है, हर टेक में वो ध्यान रखा जाता है कि वॉइस अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो, क्रिस्टल क्लियर हो, पीछे से कोई नॉइज़ ना आए, पीछे का कोई साउंड ना आए। तो वो सारी बातें ध्यान में रख कर वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंग साउंड जब फिल्में करते, या तो छोटी फिल्म चाहिए जिसमें हम ये सब कंट्रोल कर सके, या फिर वो सारा इतना सब कंट्रोल करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिंग साउंड की फिल्में हैं उसमें 10 या 15% 20% डबिंग निकल ही आता है, कहीं नॉइस आया, कहीं कोई आवाज़ आई, तो फिर उतना वो कर लेते हैं कि 10-15% डब कर लेते हैं और जो बाकी सिंग साउंड है वो रिकॉर्ड कर लेता है। सिंग साउंड में प्रोडक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको स्लो चलना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ के लिए हर वक्त रुकना पड़ता है। आर्टिस्ट के इमोशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड में कोई गाड़ी चली गई या कुछ हुआ या बड़ा किसी की चीज़ का आवाज़ आई तो फिर से आपको टेक लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर वो प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो चलता है कंपेयर टू अगर आपकी फिल्म सिंग साउंड नहीं है तो आप निकाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शॉट या सीन एक दिन में, या उस जो भी आपका वक्त है उसमें आप ज़्यादा निकाल सकते हो। उसी तरह से जो दूसरा हमें डबिंग का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो कि इमोशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि कोई भी आर्टिस्ट जब परफॉर्म करता है तो वो डबिंग में बहुत ज़्यादा जान डाल सकता है उसके कैरेक्टर में, उस सीन में, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ जाता है। क्योंकि वॉइस किस तरीके से काम करता है ना, कि हम कोई भी विजुअल अगर देख लें, उस विजुअल के पीछे अगर उतनी इम्पैक्टफुल वॉइस है तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी वो कनेक्ट हो जाता है। अगर हम कोई भी सीन देखते हैं तो उसमें बीजीएम अगर बहुत अच्छा है तो वो हमें बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। अगर हम कोई मतलब हॉरर फिल्म देखते हैं, जैसे अगर कोई हॉरर फिल्म है और उस हॉरर फिल्म का अगर आवाज़ ही हमने म्यूट कर दी तो हॉरर फिल्म वो हॉरर रहेगी ही नहीं। तो साउंड इस तरीके से काम करता है, हमारे वो भले ही ध्यान में ना आए लेकिन साउंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिस इम्पैक्ट की वजह से फिल्म अच्छी लगती है, कनेक्ट होती है, और फिल्म के जो इमोशन है, उस कैरेक्टर के जो इमोशन है, उसको हम बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं होती। उस आर्टिस्ट के जो वॉइस में, जो उसके आवाज़ में जो इमोशन हमें कनेक्ट करते हैं, वो आपको विजुअली बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, फिर भी वो उतनी कनेक्ट नहीं हो पाएगी जितना एक वॉइस आपके लिए काम कर जाता है। तो डबिंग बहुत इम्पैक्टफुल होता है फिल्मों के लिए। उसी वजह से जो हम जैसे बड़ी बड़ी फिल्में अब KGF देखते हैं, बाहुबली देखते हैं, तो ये जब फिल्में आती है तो इसके बाद वॉइस की भी चर्चा होती है, आवाज़ की चर्चा होती है कि प्रभास के लिए इस आर्टिस्ट ने आवाज़ दी, बहुत अच्छी आवाज़ आई। या तो पुष्पा जब आई तो पुष्पा के लिए भी ये सारी बातें हुई कि इसकी आवाज़ है, हिंदी में इसकी आवाज़ है। तो ये सारी बातें इसीलिए होती है कि लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि जो वॉइस होता है वो कितना इम्पैक्टफुल काम करता है, थिएटर में उसका कितना इम्पैक्ट आता है। और सबसे सिंपल चीज़ कि जब जो मेकर्स होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो फिल्म उनके हिसाब से शूट करे और बाद में जब डब करे तो अच्छा और एक क्वालिटी का वर्क आप तक लाने के लिए उनको बहुत आसान हो जाता है। और अच्छी डबिंग और मतलब गड़बड़ डबिंग हम इसे कह सकते हैं कि अच्छी और गड़बड़ डबिंग में मतलब फ़र्क क्या होता है कि अच्छी डबिंग हम किसे कह सकते हैं कि जिस डबिंग में आपको उस जो कैरेक्टर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको जो वॉइस सुनाई दे रही है, उन दोनों में आपको अंतर नहीं लग रहा, उन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। जिस बॉडी लैंग्वेज का वो जो कैरेक्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी हिसाब से उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। कभी कभार क्या हो जाता है ना कि जब हॉलीवुड की फिल्में डब होती है या साउथ की फिल्में डब होती है तो उन फिल्मों में क्या होता है कि एक तो आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज़ हमने बहुत सारी फिल्मों के लिए सुनी होती है, तो लीड कैरेक्टर के लिए उनकी आवाज़ होती है, उनका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में वो सारी बात करते हैं, तो हमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि अरे वो ऑथेंटिक नहीं लगता। वो भले ही वो फिल्म कितनी ही अच्छी हो लेकिन वो जो आवाज़ हम सुनते हैं वो हमें नेचुरल नहीं लगती, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसमैच लगती है। तो वो जो डबिंग, उस तरीके की जो डबिंग होती है उसमें थोड़ा सा हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते कंपेयर टू जो डायरेक्टली जो डबिंग की जाती है या डायरेक्टली जो प्रोडक्शन हाउस या जो मेकर्स है वो खुद ध्यान लगाकर जो आर्टिस्ट चुनकर या खुद जब आर्टिस्ट डबिंग करते हैं तो उनमें वो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे लिए। तो
ये सिंपल सा एक टॉपिक था डबिंग का कि हम डबिंग किस तरह से मतलब क्यों करते हैं और डबिंग जो अलग अलग फिल्में हैं उनमें क्यों ज़रूरी होती है। तो ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे मैंने जो पहले वीडियो बनाए हैं और ये भी जो आज बना रहा हूँ, इसके बाद मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मैं कुछ प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँ। मैं मतलब बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँ जिसमें एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल करके मतलब मैं खुद भी बोर होने लगा हूँ और ये थ्योरेटिकल में उतना समझ में नहीं आएगा शायद आपको, या उतना समझ में नहीं आ रहा होगा जितना आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो मेरा यही मतलब कंसर्न रहेगा आगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल बनाऊँ, या कुछ एक ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि एक कोई प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसमें ये जो सारी वीडियो आज तक बनाई ये और कुछ नए वीडियो, कुछ अलग अलग टेक्निक और एक बेसिक से लेकर एक अच्छे लेवल की आप शॉर्ट फिल्म तक बना सको। तो इसका जो पूरा है एक 10-15 एपिसोड की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सारे एक प्रैक्टिकल के साथ वीडियो आएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए। तो अलग अलग टॉपिक पे आएंगे, प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे, या प्रैक्टिकली कोई शूट होगा तो उसके ऊपर जाकर आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाएंगे। तो इस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ जल्दी, लेकिन उससे थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर उसके बीच में मुझे कुछ अलग टॉपिक याद आता है या कुछ अलग टॉपिक मेरे सामने आता है तो उसके ऊपर मैं कोई एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, फिर से डालूँगा। और 3-4 महीने में जितने सारे दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने, एक जो वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा चला है 7-8 हज़ार के तक उसके जो व्यूज़ गए हैं, तो वो बहुत सारे लोगों ने देखा है। उसके नीचे बहुत सारी कमेंट भी आई है कि इसको प्रैक्टिकली बनाओ या प्रैक्टिकली एक शॉर्ट पर बनाओ। तो उसका भी मैं प्रयास करूँगा कि वो वीडियो इस तरह से बनाई जाए। और आपके जो कमेंट है वो मैंने मतलब सभी लोगों के 3-4 महीने में, भले ही मैंने वीडियो नहीं डाला हो लेकिन कमेंट मैंने सबके पढ़े। तो अच्छा लगा सबके कमेंट पढ़ के कि आपको जो भी कंटेंट बना रहा हूँ वो पसंद आ रहा है। जिन लोगों को फिल्म मेकिंग सीखनी है उनके लिए मैं अलग अलग टॉपिक पे और प्रैक्टिकली वीडियो बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपका प्यार ऐसे ही रखिए। मैं अगली बार कोई नया वीडियो लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकली और थोड़ा सा कुछ अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, या आपके पास आपको लगता है कि कुछ अलग टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए, सजेशन दीजिए, और मैं उस पर अगर बना सकता हूँ तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा अगली बार। तो चलिए, मैं रुद्रा आपकी रज़ा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में।